प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी यदि आप वीडियो नियमित देखते हुए आ रहे हैं और एक अच्छा गृह कार्य वो कर रहे हैं। यानी गणित में मुख्यतः जो बात निकल के आती है वो है अभ्यास भी इसके साथ साथ ज़रूरी है। तो जब भी आपको समय मिले आप जो पीछे के वीडियोज़ हैं या अपने होमवर्क की जो कॉपी है उसके अनुसार थोड़ा अभ्यास भी करें, ताकि अपने जो भी कार्य किया है या जो भी सवाल किए हैं वो बिल्कुल अपने अच्छी तरह से तैयार हो सकें और परीक्षा में अपने एक अच्छा परिणाम है वो दे सकें। तो आप लोग इसी मेहनत से जुड़े रहें और इसी तरह कार्य वो करते रहें। और क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि आप बहुत एक जुनून के साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और बहुत से विद्यार्थियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ें और अपना अध्ययन है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपने पास बहुत से तरीके हैं पढ़ने के। ये एक बहुत अच्छा आपके पास एक ऑप्शन भी है पढ़ने का कि इस समय भी घर पर रहकर भी अपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं बच्चों। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए फिर कुछ बोलना चाहूँगा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़ जाएं। मंजिल वे ही हासिल करते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, ये तो हौसलों की उड़ान होती है। एक बार हौसलों के पंख तुम फैला करके तो देखो, उड़ सकते हो तुम भी, आजमा करके तो देखो। तो बच्चों आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़िए और एक गणित जैसे विषय को बिल्कुल आसान तरीके से इसका अध्ययन कीजिए और अपने निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने आगे। जो प्रश्नमाला 4.1 जो अपनी चल रही थी, दूसरा सवाल है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है बच्चों अपने को। तो द्विघात समीकरण अपने को बनानी है इस कथन की। तो चलिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई है मीटर में है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना यदि कर दूं उससे भी एक ज़्यादा है। जैसे कहने का मतलब चौड़ाई 2 है तो लंबाई होगी 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने इसमें लंबाई या चौड़ाई को अपने मान के चलना पड़ेगा। तो मान लेता हूं चौड़ाई छोटी है तो माना चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों। तो किसी चर से माननी है तो वो चर मैं x मान लूं, मीटर में है तो x मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसकी चौड़ाई है वो x मीटर हो गई है। अब देखो बच्चों लंबाई के लिए इसने शर्त दे रखी है, लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, अब देखो बच्चों यहां पर क्या करना है, ये कह रहा है इसके दुगने, x का दुगना, 2x साधारण सी बात है, x का दुगना, इसका दुगना, इससे लंबाई है उसमें चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा, इसमें एक और ज़्यादा करो। ये देखो, अब देखो लंबाई 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगी ना। लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो लंबाई के लिए मैंने चौड़ाई का दुगना किया और उसमें एक और जोड़ दिया। दुगने से एक ज़्यादा करनी है तो मैंने 2 गुना करके और उसमें 1 जोड़ दिया है बच्चों। अब देखिए आगे इसने दे रखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो अपने भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र तो बिल्कुल आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया 2x + 1 गुणा x का 2x से गुणा कर दिया 2x² और x से किया 1 से किया तो x। ठीक है, अब देखो ये क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर लिया। सवाल में दे रखा है भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर है। 528 अपने कहा है कि क्षेत्रफल है वो 2x² + x है, ये कह रहे 528 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए 2x² + x बराबर 528। पता लग गया कैसे किया मैंने, क्योंकि मैंने अपने चर के माध्यम से चर लेते हुए क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। मेरे पास क्षेत्रफल है ये, इसने सवाल में अपने दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 है, तो अपने एक चर के माध्यम से क्षेत्रफल ज्ञात किया है और ये क्षेत्रफल है वो 528 है, तो दोनों बराबर हो गए। अब अपने को बच्चों ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि देखें बच्चों तो बराबर में क्या होता है, शून्य। तो यहाँ पर शून्य लाने का हमने प्रयास करेंगे, तो इसे बोलते हैं पक्षांतरण। 528 को यहाँ से उठा करके और बाईं तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करने पर
तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये देखो बच्चों, ये जो स्थिति है इसको मैंने द्विघात समीकरण के रूप में बदल दी है, जहां पर x जो है वो क्या है, चौड़ाई है आयताकार भूखंड की। जैसे ही मेरे को चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी तो मैं लंबाई जो है उसमें x का मान फिर रख के लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं अपने। तो ये इस कथन को द्विघात समीकरण के रूप में मैंने निरूपित कर दिया है। इस तरह से आपके पास सवाल यदि आते हैं भी, कोई कथन दिया जाता है और उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना हो तो इस तरह से बच्चों उसको अपने बदल सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है और आसान भी है। बस एक या दो बार यदि अपने ढंग से इसको देख लें तो मेरा विश्वास है कि आपके हमेशा के लिए ये सवाल है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल दिया गया बच्चों। तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये क्रमागत है, क्रम के अनुसार चलते हैं। साधारण सी बात है, छोटी कक्षा में आपने देख भी रखा है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 80 के बाद क्रमागत तो 81 आएगा, 90 के बाद 91 आएगा। इस तरह से ये क्रमागत है, लगातार जो कह सकते हैं। पूर्णांक देखें तो एक एक के अंतर से ही चलते हैं, ठीक है। और उसमें भी धनात्मक पूर्णांक इसने कहे हैं। तो चलिए हल करते हैं। माना एक धनात्मक पूर्णांक, किसी चर से मानना है अपने को, तो वो चर मान लिया बच्चों मैंने x। तो क्रमागत, तो इसका अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1, इसके ठीक अगला, यानी इसका क्रमागत मैं अगला देखूं तो वो x + 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद कर रहे हैं तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 5 के बाद क्रमागत अगला देखना है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो क्रमागत अगला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x + 1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है इनका गुणनफल, तो अपने भी गुणनफल करें। पूर्णांकों का गुणनफल, जैसे सवाल में संख्यात्मक मान दिया गया है वो ही अपने चर के माध्यम से वही चीज़ अपने करना चाहेंगे। तो इसने संख्यात्मक मान पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, तो अपने भी जो अपने पास पूर्णांक है उनका गुणनफल करें फिर। तो x और x + 1 इस तरह से होता है। x का गुणा x से किया तो x², x का गुणा 1 से किया तो x। ये अपने पास पूर्णांकों का गुणनफल। परंतु ये तो कह रहा है कि संख्यात्मक मान जो है वो 306 है, तो ये बराबर हो गए। तो प्रश्नानुसार x² + x बराबर 306। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अपने देख रहे थे तो उसके बराबर में 0 है, तो अपने पक्षांतरण कर देंगे। इसका पक्षांतरण करने पर x² + x माइनस 306 बराबर 0। ये बच्चों द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर दिया है। जो शर्त यहाँ पर दी गई थी या जो कथन यहाँ पर दिया गया था उसको अपने बिल्कुल आसान तरीके से, बस यहाँ पर मुख्यतः बात यही है कि धनात्मक पूर्णांक x है तो उसका क्रमागत है वो x + 1 होता है। इसी तरह सम और विषम की बात आए तो x + 2 होता है, सम विषम आए तो, क्योंकि सम में 2 4 6 8 10 12 2 के अंतर से चलते हैं। इसी तरह विषम चलते हैं 1 3 5 7 9 2 के अंतर से। तो जब भी सम और विषम पूर्णांक अपने मानते हैं तो एक x मानेंगे तो अगला x + 2 मानेंगे, क्रमागत मानेंगे। तो सम और विषम, और साधारणतः यदि क्रमागत का है तो x और x + 1 से मानते हैं। ये अपने को ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है 3 नंबर पार्ट से इसका। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, लिख देता हूँ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है बच्चों। जो सवाल में दिया गया है वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का
गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा बच्चों? 360 हो जाएगा। हमें रोहन की जो है वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ये सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो हल करते हैं इसको। माना रोहन की आयु किसी चर से माननी है। माना रोहन की आयु तो x वर्ष, कोई चर है x, वो मान लिया मैंने, पता नहीं है रोहन की आयु कितनी है, तो जो भी आगे शर्त होगी उसके अनुसार रोहन की आयु अपने को ज्ञात हो जाएगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बेटा सपोज कीजिए 10 साल का है, तो माँ है वो 26 साल बड़ी करेंगे तो 36 साल की हो जाएगी। तो रोहन है वो x साल का है, तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो बताओ उसकी माँ की आयु क्या होगी? रोहन है वो x साल का है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी? माँ उसकी है वो 26 साल बड़ी है, तो साधारण सी बात है x में अपने 26 जोड़ेंगे। तो चलिए अब ये बताइए x में 26 जोड़े तो क्या आएगा? तो x में बच्चों अपने 26 जोड़ेंगे तो x + 26 आएगा, ध्यान रखना। तो रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष, क्योंकि इसने दिया हुआ है कि 26 साल है वो बड़ी है। अब ये देखो क्या करें, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद यदि देखेंगे बच्चों, तो रोहन है उसकी उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी और उसकी माँ की उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। 3 साल बाद यदि देखेंगे, आज की स्थिति से 3 साल बाद देखें, तो दोनों की आयु है उसमें 3-3 साल और जुड़ जाएंगे। तो चलिए वही याद करते हैं। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु x + 26 में 3 जोड़ दिए बच्चों, तो ये हो गए x + 29 वर्ष, है ना रोचक? 3 साल बाद देख रहे हैं तो दोनों की उम्र है वो 3-3 साल बढ़ेगी, ये यहाँ पर मुख्यतः ध्यान रखना है। अब देखो क्या कर रहा है, अब इनकी आयु 3 साल बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। अब दोनों की आयु का गुणनफल, जैसे संख्यात्मक मान दिया है वैसे ही अपने बढ़ेंगे आगे। तो ये करूँ x + 3 और x + 29 इसका गुणा, ठीक है, क्योंकि ये तो 3 साल बाद रोहन की आयु है, ये 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु है, इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर रहा हूँ। तो x का गुणा होगा बच्चों x + 29 के साथ, और 3 का गुणा होगा x + 29 के साथ। तो ये हो गया x² 29x, ये हो गया 3x, और 29 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 × 27, ऐसा लगी 2, 6 और 2 8, 87 हो गए। ये 2 सहजातीय पद है बच्चों, इनको जोड़ दो। x² 29 और 3 32x 87, या ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये तो अपने जो गुणनफल है वो ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, वो सवाल में ये दिया गया है कि 360 है, तो प्रश्नानुसार x² 32x 87 = 360। अपने द्विघात समीकरण में क्या रखते हैं, दाईं तरफ है वो शून्य रखना होता है ना, तो पक्षांतरण कर दीजिएगा। पक्षांतरण करने पर तो ये आ गया x² 32x प्लस के 87 माइनस के 360, क्योंकि बच्चों यहाँ पर प्लस के थे, इस साइड में है तो माइनस के हो गए। तो ये देखिए माइनस के 360 है और प्लस के 87 है, तो ये हो गया x² 32x माइनस के बच गए बच्चों। कितने बच गए ये देखना है अपने को। तो 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273 बच गए बच्चों। तो इस तरह से बच्चों अपने द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदल दिया है। जो आयु से संबंधित सवाल हो उसको इस तरह से करना है, जहाँ भी आयु 3 साल बाद की बात करता है तो 3 जोड़ देते हैं अपने, और उससे इतना बड़ा है तो उसमें वो आयु जोड़ करके इस तरह से अपने सवाल हल कर लेते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया था और महत्वपूर्ण सवाल भी है। इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम में भी आए हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं। एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक कोई रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको समान चाल से तय करती है बच्चों। यदि इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो चाल कम होती तो समय ज़्यादा लगेगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम ज़्यादा लेती? 3 घंटे का समय वो अधिक लेती। 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ये सवाल है। इसको हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल चर के रूप में मानते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, तो मान लेते हैं बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की जो चाल है वो x की स्पीड में चल रही है, क्योंकि चर के रूप में मानना है। चर अपने पास किसी को मान सकते हैं, x y कुछ भी मान ले, तो मैंने x मान लिया, कि अधिकांश अपने x के रूप में मानते हैं। तो दूरी है वो कितनी दी हुई है? दूरी 480 किलोमीटर। तो समय ज्ञात करते हैं बच्चों। समय दूरी बटा चाल, ऐसे ही होता है ना समय। तो दूरी तो है 480 और ये x, इतने घंटे लगेंगे उसको, इस चाल से वो चलेगी। 480 बटा x का जो समय है यानी घंटे है वो उसको लगेंगे। अब देखो क्या कहता है। अब ये कहता है उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। पुनः रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। पहले x थी, अब उसमें से 8 कम कर देंगे तो उसकी चाल होगी x माइनस 8। यदि किसी गाड़ी है वो x की स्पीड में चल रही है, सपोज कीजिए वो 100 की स्पीड में चल रही है, अब उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो 100 माइनस 8 92 तभी तो आएगा ना। तो वही तो मैंने किया बच्चों, x है उसमें से 8 घटा दिया। ये कह रहा है कि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो x में से 8 घटाना पड़ेगा। यदि वो यूं कहता कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती तो फिर 8 लिखते अपने। ये कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो पहले x थी उसमें से मैंने 8 घटा दिया, वो चाल हो गई x माइनस 8। दूरी वही है तो समय 480 बटा x माइनस 8 घंटे। अब देखो ये समय ज़्यादा है, क्योंकि ये कह रहा है कि 3 घंटे का अधिक समय लेगी, तो ये समय ज़्यादा है, तो समय का अंतर, क्योंकि जैसे सवाल में संख्यात्मक मान दिया वो ही अपने करेंगे। तो ये समय ज़्यादा है 480 x माइनस 8 माइनस ये कम है समय, क्योंकि इसमें गाड़ी स्पीड से चल रही है। जब भी गाड़ी स्पीड से चलती है तो समय वो कम लगता है, तो ये समय कम समय है, कम वाला है, ये अधिक समय है। ध्यान रखना है बच्चों। कम और अधिक का पता कैसे चलेगा? क्योंकि स्पीड जब कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। साधारण सा ऐसे ही होता है ना अपने दैनिक जीवन में। अपने कहीं जाते हैं स्पीड से जाते हैं तो समय कम लगता है, और धीरे धीरे जाते हैं समय ज़्यादा लगता है। तो वही तो मैंने किया, ये धीरे धीरे वाला केस आ गया तो समय ज़्यादा है, और ये कम वाला है तो समय कम है। ठीक है, तो 480 कॉमन आ गए बच्चों, यहाँ पर वो बेनिश निकाल लिया मैंने, तो ये हो गया 1 बटा में, ये भी 1 बटा में। x और x माइनस 8 को लघुत्तम आ गया, तो x माइनस 8 इसको हल किया बच्चों मैंने।
x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, x से कम x से x कैंसिल हो गया, तो x माइनस 8 का गुणा 1 से किया, माइनस का है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको मैं हल करूँगा तो 480 x माइनस एक्स प्लस 8, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ये कट गया बच्चों। 480 गुणा में 8 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यदि मैं देखूं तो इसका गुणा कर सकते हैं अपने, कर देते हैं चलो। 0 8 8 64, असल 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38। अब प्रश्नानुसार, अब इसकी तुलना करेंगे प्रश्नानुसार। अब ये क्या कहता है, ये कहता है ये जो अंतर जो है वो 3 घंटे का है, तो ये अपने पास तो 3 घंटे यही तो है, 3 घंटे भी अपने भी समय का अंतर ही तो ज्ञात किया है, अपने x की फॉर्म में ज्ञात कर लिया है। तो चलिए वज्र गुणा कर देते हैं, तिरछा गुणा जो बोलते हैं, यानी किसी संख्या के बटा में 1 होता है, तो तिरछा गुणा करूंगा तो 3 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ, और 1 का गुणा होगा 3840 के साथ। ये 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर ही देखते हैं, 3 का भाग जाएगा तो भाग में रख देते हैं इसको। तो संख्याओं का योग में यदि 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 8 और 3 11, 11 और 4 15 भाग जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x में गया 3 का भाग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया 1 2 8 0। ठीक है, अब अपने को पता है कि द्विघात समीकरण के बराबर में क्या होता है, शून्य होता है ना अधिकांशतः। तो पक्षांतरण करने पर तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। तो इस तरह से जो भी संख्यात्मक मान सवाल में दिया गया है, समय का अंतर दिया था तो मैंने भी समय का अंतर ज्ञात किया है, 2 तरह से समय ज्ञात किया, उसको आपस में घटा लिया, ज़्यादा समय में से कम समय घटा लिया, घटाने के बाद मेरे पास ये सिचुएशन आई कि इसका समय का अंतर है वो ये है। पर प्रश्नानुसार देखूं तो समय का अंतर था वो 3 था, 3 घंटे था, तो मेरे पास भी तो घंटों में था। तो मैंने क्या किया, इसको बराबर कर दिया बच्चों। बराबर करने के बाद यदि मैं देखूं तो तिरछा गुणा कर सकते हैं इसे। तो मैंने जैसे ही तिरछा गुणा किया तो 3 का गुणा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ हो गया है, और 1 का गुणा 3840 के साथ था, तो वही संख्या आ गई। तो इस तरह से मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह से अपने नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।